नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि राजनीति हो या आम जिंदगी, हालात, आपके हालात के हिसाब से आपके बयान बदल जाते हैं, आपका एक तरह से मोराल बदल जाता है, हौसला बदल जाता है। आज हम दो बातें करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनको अक्सर लोग टीज करते हुए और छेड़ते हुए या एक तरह से बयान करते हुए मनमोहन सिंह तक कह देते थे, आज उनका एक बड़ा बयान आया। वो कह रहे हैं कि मैं मीडिया से न डरने वाला था, यानी मैं कभी मीडिया से नहीं डरा। वो बयान भी सुनवाएंगे। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी ने भी कहा है कि इमरजेंसी के बाद कांग्रेस जो है उसका बहुत रवैया बदला। जो उन्होंने लफ्ज कहे वो भी अगर कहें तो उन्होंने धूर्त कहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम जितनी संस्थाएं थी, संवैधानिक संस्थाएं थी, उनका कहीं ना कहीं अपमान हुआ। और राफेल को लेकर भी कहा है पीएम मोदी ने कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कांग्रेस का रवैया, ये कहीं ना कहीं अपमान है। सीएजी का भी जिक्र किया उन्होंने। पांडिचेरी में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तमाम बातें कही हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों के बाद रामविलास पासवान जो कहीं ना कहीं एनडीए से कुछ दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं, तो एक तरह से फिर देखा जा रहा है जैसे जैसे रामविलास पासवान वैसे भी मशहूर हैं कि सत्ता की भनक उनको लग जाती है या बहुत जल्दी वो फैसले लेते हैं। कई लोग और भी उसमें शामिल, लेकिन उन्होंने भी एक तरह से चीजें यही इशारा किया है। और यूपी के अंदर महागठबंधन की तैयारी के साथ अगर बात करें, उसी तैयारी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी और आरएलडी मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। इसी पर चर्चा रहेगी। पहले आपको सुनवाते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा और उसके जवाब में बीजेपी ने क्या कहा, और तमाम चीजें फिर अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे। I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. जिस तरह से वो जब प्रधानमंत्री थे तो किसी के निर्देश पर और किसी के कहने पर और किसी की स्क्रिप्ट पर वो बोला करते थे, और आज भी प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उसी तरह का वो काम कर रहे हैं। जी हां, इसी तरह से अमित शाह कह रहे हैं। उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर गठबंधन, पहली बात तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो उसको भी हम डिफीट दे देंगे। ये तमाम वो राजनीतिक घटनाक्रम है जिसको 2019 से जोड़कर देखा जा सकता है, और क्या तैयारियां, इन पर चर्चा करेंगे। और खास तौर से ये जो बयानबाजी है और जनता को इसमें क्या मिलने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया, अनिरुद्ध शर्मा जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी। भगत बिदुड़ी जी हमारे साथ मौजूद है दिल्ली स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फर खान साहब है, समाजवादी पार्टी की तरफ से दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। और श्याम खन्ना जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम खन्ना जी। भगत बिदुड़ी जी, मनमोहन सिंह आज बोले हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वो प्रधानमंत्री था जो मीडिया से नहीं डरता था। आपने सुना क्या मतलब? ये जो 3 जगह के राज्यों के नतीजे हैं तब बोले हैं, या उनको ये अब निर्देश दिए गए कि बोल दें, जैसा कि मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं? देखिए आजाद जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो आज ये बात बोली है, ये प्रेस के लिए बोली है कि मीडिया से वही डरता है जो गलत काम करता है, और वही डराता है जो गलत काम करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या कांग्रेस सरकार, कभी ना मीडिया से डरी है, ना मीडिया को कभी डराया है। ये आज के हालात है कि आज प्रधानमंत्री जी मीडिया से, जो आपके यहां से बयान आया उस पर लग रहा है कि मोदी जी डरते हैं क्या? वो भी बहुत फ्रेंडली बोलते हैं, मीडिया पे हमेशा रहते हैं। आप तो बल्कि आरोप लगाते हो कि हमेशा मीडिया पे रहते हैं वो। आजाद जी, मीडिया पे रहते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते। मीडिया को या तो डराते हैं या मीडिया से डरते हैं, मीडिया के सवालों से डरते हैं। मुझे बताइए कौन से जर्नलिस्ट है जिनके सवालों के जवाब आज तक उन्होंने दिए हैं? हमारी कोई भी बात होती है, कभी भी कोई कांग्रेस सरकार के टाइम पे जब भी कोई मीडिया ने सवाल किए हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या हमारे जो कंसर्न मंत्री जो होते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन आज ये हालात है कि मुझे बताइए 4.5 साल में मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कितने सवालों के जवाब दिए? ठीक है, मीडिया यहाँ पर टेक ले लेते हैं अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी, ये जो आरोप इन्होंने लगाया, कितना आपको गले उतर रहा है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि 10 साल से गुजारे हैं, एक रोबोट की तरह काम किया है, और जो उनकी नहीं चाहूंगा वो जो वही उन्होंने बोला। तक देखिए कितना बड़ा अपमान हुआ। कैबिनेट अध्यादेश पास किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस अध्यादेश को फाड़ देता है। इससे बड़ी बेइज्जती शायद प्रधानमंत्री की क्या होगी कि एक बालक जो कोई बहुत बड़े दायित्व में नहीं है सरकार के,
वो अध्यादेश आकर पढ़ के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा अपमान शायद लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ होगा। ये किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे हम सब जानते हैं। एक एक शब्द चुना हुआ, पहले वो 10 जनपद जाया करते थे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक पत्रकार का बेबाकी से जवाब दिया है। पार्लियामेंट सबसे बड़ा जवाबदेही होती है। एक एक विषय पर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोले हैं और प्रत्येक विषय को पार्लियामेंट में रखा बड़ी मजबूती से। ठीक है, सिर्फ झूठ बोला है जी। यानी अनिरुद्ध जी, आपको लगता है जो आपने एक जिक्र किया है राहुल गांधी का, आपने पुराना एक जिक्र किया जब वो अध्यादेश उन्होंने फाड़ दिया था, उसको लेकर अगर आप कहते हैं तो ये आपको लगता है कि आज वो बोल रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, मैं चलूंगा अभी दोबारा से विदुड़ी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल मेरा यही होगा कि आज वो बोले हैं तो क्या ये नतीजों के बाद उनमें एक तरह से ये बदलाव आया या वो ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फर खान साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज यूपी से खबर आ रही है कि आपने बीएसपी और सपा ने गठबंधन कर लिया और आरएलडी उसमें शामिल है, कांग्रेस नहीं है, क्या संकेत है? देखिए आजाद साहब, अभी तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। गठबंधन पर चर्चा काफी समय से चल रही है और अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, कांग्रेस को तो हमेशा मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि वो जो है आए और बड़ा दिल दिखाएं, और उन्होंने बार बार ये कहा, अभी जो इलेक्शन हुए हैं 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है, वो उससे पहले भी अखिलेश जी कहते रहे। लेकिन जब नहीं तय हो पाया तो हमले राजनीतिक हमारी कुछ आपने 2 बयान दिए। एक तो ये कहा कि तय नहीं हो पाया, अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव में बहुत टाइम है, तो जब टाइम निकल जाएगा फिर तय नहीं होगा, फिर वही स्थिति बनेगी। नहीं, ये तो अब कांग्रेस को सोचना चाहिए, ये तो हमारे सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि अब वक्त नजदीक आ रहा है और मैं समझता हूं ज्यादा कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि बीएसपी और सपा मिलकर, खासतौर से आरएलडी भी मिलकर एक सीटों का आपने कुछ तय कर लिया है, तो उसमें कांग्रेस को 2 ही जगह आप कह रहे हैं कि यहां पर लड़ी जाए। पहले भी ये चर्चा हुई थी। देखिए, हालांकि मैं ये समझता हूं कि इसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। अभी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए और उसके अलावा 2 राज्यों में और हुए, तो वहां कांग्रेस की सरकार बनी और उसमें हम भी चुनाव में थे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, राजस्थान में लड़ा, छत्तीसगढ़ में भी लड़ा। लेकिन जब वहां सरकार बनी, सवाल है एक विचार का, सरकार बनी तो सबसे पहले हमने ही समर्थन दिया। इस जवाब को थोड़ा सा आकलन करके बता देते। आप चुनाव साथ लड़ेंगे, आमने सामने लड़ेंगे, वोट काटेंगे, लेकिन जब बंटवारे का नंबर आएगा सपोर्ट कर देंगे। ठीक है श्याम खन्ना जी, 3 चीजें सामने आई हैं। आज पीएम मोदी ने भी बाकायदा एक अपना शेड्यूल दे दिया, 20 तारीख से 20 दिसंबर से और 3 जनवरी तक वो सांसदों से मिलेंगे, अपने जितने क्षेत्र के जितने, उनको अलग अलग ग्रुप में मिलेंगे और उनसे ग्राउंड रिपोर्ट मांगेंगे और अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किए, क्या कमियां रह गई हैं, उस पर ग्राउंड रिपोर्ट मांगेंगे, ऐसी खबर आ रही है। तो क्या इसको ये माना जाए कि अब खासतौर से बीजेपी 2019 की तैयारी में जुट गई है? और मनमोहन सिंह जी का ये बयान कि मीडिया से मैं न डरने वाला पीएम था, एक इस बयान को, और खासतौर से जिस तरह से आज पीएम ने कहा कि इमरजेंसी के बाद तो और भी धूर्त हो गई है कांग्रेस, ऐसा बयान उनका पौंडीचेरी में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में दिया। तो क्या आने वाले 2019 में बहुत गर्मी होगी, बहुत गहमा गहमी होगी? और खासतौर से सपा का भी आप सवाल ले, वो कह रहे हैं चुनाव तो हम अलग अलग लड़े थे लेकिन बाद में सीटों को, तो पहले जब चुनाव आमने सामने लड़ेंगे तो वोट तो कटेगी। इसको कैसा गठबंधन कहेंगे आप? के खिलाफ थे हम। ये गठबंधन तो खैर मौका परस्त वाला ही है, लक्ष्य एक ही है कि कैसे भी हो बीजेपी को रोका जाए। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जो बयान दिया है कि मैं मीडिया से नहीं डरता, तो मीडिया के सामने आए कितनी बार वो बेचारे, वो तो खुद ही उनके बारे में लोग कहते थे कि वो मौन रखते हैं, मौन बोलते नहीं है। जहां तक आने वाले लोकसभा चुनाव का सवाल है, तो वो हम समझते हैं कि आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए उससे सबसे गर्म चुनाव होगा, मुद्दों से भटका हुआ चुनाव होगा, और वही जाति और धर्म के आधार पर इसको जो है उसको करा जाएगा, पैना करा जाएगा, ताकि फिर विभाजन हो सब में, धर्मों में, इनमें सब में। और बहुत जबरदस्त वाला चुनाव ये होगा कि जैसे युद्ध में युद्ध का माहौल होता है, वही इस चुनाव का माहौल होगा। बजूड़ी साहब, आपने जो युद्ध का सा माहौल बता रहे हैं श्याम खन्ना जी, उसमें आपने एक पैंतरा चला है कर्ज माफी का,
तो ये आपका सबसे बड़ा हथियार होगा या गठबंधन आपका सबसे बड़ा हथियार होगा? आजाद जी, हमने कोई पैतरा नहीं चला। हमने जो चुनाव से पहले वादे किए हैं उसको वादों को पूरा करने का काम किया है। जो कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, जो भी वो मैनिफेस्टो लाती है। अब मुझे बताइए, बीजेपी जब 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कितने वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ आज तक। चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, वुमेन सेफ्टी हो, स्मार्ट सिटी हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, ब्लैक मनी हो, 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, बुलेट ट्रेन हो, हाउसिंग स्कीम हो, काशी को कोयटा बनाने की बात हो, चाइनीज एग्रेशन की बात हो, नेपाल फ्रेंडशिप की बात हो, आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे एक सर के बदले 10 सर लाने की बात हो। एक भी मुझे बता दीजिए कि एक भी अगर वादा पूरा किया हो तो मुझे बता दीजिए। वोट मांगने के अधिकार रखते हैं, जनता इनके लिए बैठी है, तैयार बैठी है। आज ये अपने सांसदों को बुला ले, ये अपने विधायकों को बुला ले, चाहे किसी को बुला ले। ये बिल्कुल सही कहा श्याम खन्ना जी ने कि इस बार का जो चुनाव होगा वो चुनाव पहली बार ऐसा होगा कि जनता वर्सेस बीजेपी होगा, जनता वर्सेस मोदी होगा। लोग तैयार बैठे। चुनाव में कहीं नहीं है, बिल्कुल वो नहीं, मैं कह रहा हूं जनता के खिलाफ चुनाव लड़ेगा मोदी जी। पूरी जनता एक तरफ होगी और मोदी जी अकेले खड़े होंगे। आज ये हालात इन्होंने देश के अंदर बना दिया। अनिल शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आप किस मुंह से जाएंगे, एक तो ये कह रहे हैं, दूसरा इन्होंने जितने नाम गिनाए 370 है और तमाम चीजें, क्या लगता है कि इनकी बात को कितना आप पानी देते हैं? देखिए खालिद भाई, हमने काम किया। बता दीजिए कौन से योजना के तहत कितने शौचालय देश पे बनाए गए हैं और WHO की रिपोर्ट है कि 3 बच्चों की स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चलाया है। सौभाग्य योजना के अंदर कितना हमने काम किया है, उज्ज्वला योजना के अंदर करोड़ों गैस के कनेक्शन। अरे सिलेंडर वापिस हो रहे हैं जनाब, आप दोबारा रियलिटी दे चेक कीजिए कि सबसे बड़ी आयुष्मान योजना जो हेल्थ की योजना है वो मोदी जी के राज में प्रारंभ हुई है, पूरी तरह फेल है। हमने दिया है। शौचालय पूरी तरह फेल है, शौचालय के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है, नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला है, GST में लोगों को बर्बाद किया है, व्यापार खत्म कर दिए हैं, एक्सपोर्ट जीरो हो गया है, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है, देश की साख गिरती जा रही है। इसी प्रकार से झूठ जम्मू कश्मीर के अंदर सुन लेते हैं, झूठ बोला है कांग्रेस के राहुल गांधी ने। राफेल में चोरी की है, चोरी प्रधानमंत्री जी ने चोरी की है। सबसे बड़ा झूठा है। 1,20,000 करोड़ का घोटाला किया है मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने चोरी की है, जवाब क्यों नहीं देते? झूठ बोलते हैं, चोरी की है, चोरी जवाब क्यों नहीं देते? बिदुड़ी साहब, आज PM मोदी ने खुद कहा है कि राफेल पे जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो फिर बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। वो कैग की रिपोर्ट कहाँ आई है? PSC के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, झूठ बोला गया है, कोर्ट को गुमराह किया गया है। कोर्ट ने बोला है कि पैसे के मामले में हमारी कोई जुडिशरी में नहीं आता और हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। आप लोगों ने गुमराह किया कोर्ट को, जनता सब समझ रही है। आप उठाकर देश में लेकर आएंगे, आप ऑर्डर पढ़ लीजिए। जो मर्जी बोले। कैग की रिपोर्ट कोई आई नहीं है PSC के अंदर। क्या PSC पीएमओ में चल रही है या फ्रांस में चल रही है या नासिक में चल रही है, नागपुर में? बताइए। राफेल के अंदर अनिरुद्ध जी, आप लोगों ने जवाब तो ले लें। अनिरुद्ध जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने नाम लिए, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, राफेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। वो कोई डिसीजन नहीं आया है, झूठ बोला गया उसके अंदर, कोर्ट के अंदर झूठी बात तो सुन ले, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, वो एक अंग्रेजी के इस शब्द के कारण से वो चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिरुद्ध शर्मा जी, ये बातों से घुमाना बंद कीजिए। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सीधे सीधे एक जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लोगों ने ये कहा है कि कैग को रिपोर्ट दे दी गई है, PSC को रिपोर्ट पहुंच गई है। पैसे के मामले में कैग ने ऑडिट करके रिपोर्ट दे दी है PSC को। आप मुझे बताइए, क्या आपने ये बात बोली है, नहीं बोली है? केवल घोटाला करना चाहते, बनाना चाहते। आपसे पूछ रहे ना, फिर बेकार की बातें कर रहे। आप तो ले लें, जवाब दे ही नहीं रहे, वो लोग घुमाए जा रहे बातों को। वो इंग्लिश के शब्दों का मतलब बता रहे हैं हमें। ये लोग केवल अपने हितों की बात सोचते हैं, इनको केवल मोदी जी से खतरा है। मोदी जी ने इतना काम कर दिया है, पूरे देश को खतरा है साहब, पूरे देश को खतरा है उनसे। आज
और आज ये पूरा जो देश तरसते हैं उसे, आज युवा तरसते हैं, किसान तरसते हैं, मजदूर तरसते हैं। केवल राहुल गांधी ने उससे जीता तो घोटाला किया, राफेल के नाम पे घोटाला किया, पूरे देश को लूट के खा गए आप लोग, पूरे देश को खतरा है। अनिल जी और विदुड़ी साहब, श्याम खन्ना जी, क्या यही सीन रहेगा? कल सुमित्रा महाजन जी ने बाकायदा संसद में कहा कि हम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो गए, वही आज डिबेट में भी लगता है मुद्दों पर जिस तरह से इन्होंने कई सवाल उठाए हैं। हालांकि वो जनता से जुड़े हुए थे, 370 था, मेक इन इंडिया था, ये वाकई जुड़े हुए सवाल है, लेकिन उनका कहना है कि हमने विकास किया, उन्होंने भी कई चीजें गिनवाई हैं। लेकिन क्या लगता है 2019 आते आते जिस तरह से आज शुरुआत लगभग लग रही है, ऑफिशियल हो गई है कि बीजेपी ने बाकायदा पीएम ने कह दिया है कि 20 तारीख से 3 जनवरी तक अपने सांसदों से वो मिलेंगे, ये तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मुद्दों पर चुनाव होगा या इसी तरह की बहस मुबाहिसा होगा? मोदी जी अगर अपने सांसदों से रिपोर्ट लेंगे तो रिपोर्ट तो वो अपने अनुकूल देंगे। उन्हें तो अपने लोगों को अपनी खुफिया कोई जांच कराने सब जगह, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये लोग बता रहे हैं। अभी हमारे डिटूरी भाई बता रहे थे भाजपा के कि सिलेंडर बांटे हमने, तो सिलेंडर तो वो 500 रुपए में 32,000 में बिक रहे हैं, क्योंकि दूसरा सिलेंडर 850, 950 रुपए का नहीं खरीदा जा रहा है उन लोगों से। सुलभ शौचालय इन्होंने बनाया, उसमें पानी नहीं है, छत नहीं है, दरवाजे नहीं है। तो ये इन्हें प्रैक्टिकली पहले जाके देखना चाहिए, खाली मीटिंगें करने से कोई लाभ नहीं होना। धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा, विकास। मैं आपके पास आऊंगा बहुत तसल्ली के साथ, लेकिन इस पर टेक ले लेते हैं अनिरुद्ध जी। 3 राज्यों में जो आपकी हार हुई है उसके बहुत कारण रहे होंगे, कहीं ये भी कारण तो नहीं है जो खासतौर से श्याम खन्ना जी तो जर्नलिस्ट हैं, अगर आप बात करें इन्होंने कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करी है, लेकिन क्या इन खामियों को आपको मंथन करना होगा? खालिद जी, श्याम खन्ना जी से राजनीति कह दिया कि 3 लाख बच्चे स्वच्छता अभियान से कुपोषण से बचे हैं, वो तो मोदी के किसी इशारे पे काम नहीं करता। WHO तो आप लोगों को मोदी के इशारे पे काम नहीं करता। और जहां तक 3 राज्य नहीं 5 राज्य की बात कीजिए, आप 5 राज्य की बात कीजिए, 3 की तो करते हैं। विरोध की बात नहीं थी, 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, धाराशाही हो गए, कितना मिला है उनको वोट। और आप राजस्थान में 0.5% हम पीछे लगे हैं, पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध जी, बाहर तो हार है, चाहे 0.5% हो, बिल्कुल आपकी बात सही है, आंकड़ों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। मुजफ्फर साहब, 2019 का चुनाव बहुत क्रूशल, जैसा कि श्याम खन्ना भी कह रहे हैं, बहुत क्रूशल है। आपको लगता है महागठबंधन ये तमाम, अब रामविलास पासवान भी कहीं सुर बदलते नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, तो क्या आपको लगता है ये गठबंधन की राजनीति में आपको कितना हासिल होगा? क्योंकि यूपी से बाहर आपका है नहीं, यहीं पर आपको सब कुछ परफॉर्म भी करना है, कैसे लगता है? देखिए, हमारे लिए तो बहुत आसान कर दिया भाजपा के लोगों ने, और हम पूरी तरह से आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि अभी आपने देखा 4 दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें किस तरह से चुनाव हारे। उसके बाद 3 राज्यों में नहीं 5 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अरे सरकार थी इनकी, तो मजबूत सरकार थी 15-15 साल से दो राज्यों में। तो ये मिजोरम तो गिना रहे हैं, लेकिन अपने 3 राज्य इनके हाथ से चले गए ये नहीं बता रहे हैं। और इन्होंने इतने काम किए, मैं भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने इतने काम किए जितने भाजपा के नेता गिनवा रहे हैं, तो फिर ये 5 राज्यों में सुपड़ा कैसे साफ हो गया? आपने काम क्या किसी और देश में कर दिया जाके? क्या आपने नेपाल में कर दिया? क्या पाकिस्तान में कराए काम? अगर हमारे देश में किया होता तो आप जरूर चुनाव जीते होते। तो ये खाली पुलाव है इनके, और जनता ने बिल्कुल गठबंधन की जहां तक बात है, जनता का जो गठबंधन है वो पूरी तरह बन चुका है। भाजपा और बीजेपी, मोदी जी को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। इनका जाना बिल्कुल तय है, अब कुछ नहीं बचेगा बीजेपी के लोगों के पास। अनिरुद्ध जी, आज अमित शाह का भी बयान है, उन्होंने एक निजी चैनल पे कहा है कि पहली बात तो गठबंधन महागठबंधन बनेगा नहीं, और अगर बनेगा तो उसको हम डिफीट करेंगे। किस दम पे या किस रणनीति पर? रणनीति हालांकि डिस्क्लोज नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ बेसिस तो होते हैं। देखिए खालिद भाई, ये केवल विधानसभा के चुनाव है, इनके आधार पर 2019 का नतीजा आज तय कर लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, 1998 में कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश जीता था, लेकिन 1999 में वाजपेयी जी की सरकार बनी। 2004 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हमने जीते, और 6 महीने में चुनाव की घोषणा कर दी, हम हार गए चुनाव। तो आप केवल राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव के आधार पर
2019 नहीं, वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेस क्या है? जैसे ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप आपने क्या, मेक इन इंडिया किया, और सिलेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से श्याम खन्ना और बिदुड़ी साहब दोनों कह रहे हैं, क्या ये जमीन पर कहीं टिक रहे हैं? का अंतर नहीं होता 15 साल के बाद भी 0.5% वोट का अंतर नहीं होता। हाँ, मैं ये चाहता हूँ हम इस चुनाव से सीख लेकर बैठे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, हमें भी हाथ से भी हमने प्रेरणा दी है, और निश्चित रूप से जो कमी रही है उसको पूरा करेंगे। और जो ये बोल रहे हैं ना 2019 में जवाब देंगे, अटल जी की कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, साहब हार नहीं मानेंगे। देखिए आजाद जी, 2014 में जब इन्हें प्रचंड बहुमत मिला था तब भी इन्हें 31% वोट मिली थी पूरे देश में। ये शायद ये भूल रहे हैं कि 1-2% का ही खेल होता है राजनीति में। सत्ता का मतलब होता है, जीत का मतलब जीत होता है, हार का मतलब हार होता है। आज इन्हें ये जो बात कहते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत, जो घमंड में ये बोलते थे, आज जनता ने इनको तय कर दिया है। अगर आपके घर में हिंदुस्तान का नक्शा हो तो उसमें कलर मिला के देख लेना कि कांग्रेस कितने राज्यों में है और आप कितने राज्यों में हो और कितना एरिया आपके पास है और बचा कितना है, और 19 में वो भी साफ हो जाएगा। आप लोगों का जो घमंड है, जो आप लोगों ने जिस तरह से गरीब तबके को, जनता को जिस तरह से आज त्राही त्राही कर रही है आपकी नोटबंदी और गलत नीतियों की वजह, जीएसटी जैसे गलत निर्णयों की वजह से, उसका ये आपको आईना दिखाया है जनता ने इन स्टेटों में। और 19 में आपको जमानतें जब्त होंगी आपके सांसदों की, आप देखना। ये आप और हम यहाँ बैठेंगे और 2019 के चुनाव के बाद आप देखना। सबसे बड़ा आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? कर्ज माफी है या महागठबंधन? कांग्रेस पार्टी जो भी मैनिफेस्टो बनाती है प्रैक्टिकल होता है और पूरा करने का दमखम रखती है, तभी हम वो काम करते हैं। ठीक है, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। अनिल जी, अरे हरियाणा ने कब्जा किया है सारे के सारे। ये कब्जे करोगे, ये कब्जे ही करोगे आप लोग। यही मानसिकता आप लोगों की कि कब्जे ही करोगे आप लोग। आप लोग एक्सटॉर्शन कर सकते हो, आप लोग ब्लैकमेल कर सकते हो, आप लोग ब्लैकमेल कर सकते हो, आप लोग जनता ने मैं उनकी भाषा का जवाब दे रहा हूं जो एक कब्जे की बात कर रहे हैं। आप लोग ब्लैकमेल, कब्जा, डराना, धमकाना, सिर्फ यही काम रहेगा आप लोगों के पास। जनता आपको साफ कर देगी। 19 का चुनाव आने दो, हरियाणा की सरकार भी, हरियाणा की जनता भी बताएगी। ये आज ये जो पार्षद के चुनाव को इससे मत जोड़िए, ये आपको पता चलेगा जब चुनाव आएगा, 2019 का चुनाव आएगा तो पता चलेगा आपको। लेकर खड़ा नहीं हुआ है, जमानतें जब हो जाएंगी, दुहाई से ऊपर ले जाओगे। मंत्री सभी भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के अंदर जमानत पर है, ये ध्यान कर। आज तो सिस्टम ही खत्म कर दिया आपने, कोलैप्स कर दिया पूरी तरह से। सारी संस्थाओं के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिया आप लोगों ने। सीबीआई इतनी बड़ी संस्था है, आज उनके ऊपर भी सवालिया निशान डाल रहे हैं। विदुर साहब, आप हरियाणा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन क्या स्थानीय निकाय चुनाव को आप लोकसभा से, अभी तो आप कह रहे थे विधानसभा चुनाव को पैमाना नहीं बनाया जा सकता, अभी आप कह रहे हैं कि हरियाणा में आपने कब्जा किया, क्या स्थानीय निकाय चुनाव को आप पैमाना मान रहे हैं? नहीं, मैं उसको पैमाना नहीं मानता। अनिरुद्ध जी का जवाब बिल्कुल खालिद भाई, हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में 0.5% वोट से कम रह गई, तो अभी आपने कहा कि विधानसभा चुनाव को पैमाना नहीं बनाया जा सकता, अब आप स्थानीय निकाय जो हरियाणा के उनको पैमाना बना रहे हैं। तो जहां से आपको अच्छी खबर आती है वो आपका पैमाना हो जाता है, जहां से खराब आती है उसको आप कहते हैं ये पैमाना नहीं है। क्यों? चुनाव ये बताते हैं कि मैं बिल्कुल आपकी बात मानने को तैयार हूं। मैं निकाय चुनाव ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो बोलता है, और हरियाणा ने ये दिखा दिया है। श्याम खन्ना जी एज ए जर्नलिस्ट अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर वाले मामले पर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अभी उन्होंने कहा था कि विधानसभा जो चुनाव है वो लोकसभा की दिशा दशा तय नहीं करते, लेकिन स्थानीय निकाय को वो बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने मतलब की बात को एक्सेप्ट करते हैं? अगर ये निकाय के चुनाव को विधानसभा से अगर बड़ा मानते हैं तो ये इनका समझ की बात है। हालांकि ये इन्हें समीक्षा करनी चाहिए। जो नोटा है, नोटा ने इनका मामला बहुत खराब करा तीनों राज्यों में। हमने बहुत करीब से उसका सारी समीक्षा करी है, आपको बताएं। अगर ये अभी भी आज भी अगर इस चीज को समझते रहेंगे कि जनता बहुत खुश है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये गलतफहमी के शिकार है। नीचे के स्तर पर कुछ नहीं है, बहुत हालात खराब हैं, हर वर्ग नाराज है। सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। पहले जो इनके विकास के काम होते थे उसे अखबारों में सब जगह प्रकाशित कराते थे,
जब आप बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उसके प्रकाशन में आपको क्या आपत्ति है भाई, क्या परेशानी है, आप क्यों नहीं बताते आप क्या क्या काम कर रहे हैं पब्लिक को। अब इंटरनेट से इन्होंने सारी ई टेंडिंग कर दी है, लोगों को पता नहीं चलता कहाँ विकास हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। अब ये कागजों में बैठ के करते रहो और उसके बाद ये मीटिंग करके आप अपने आपस में एक दूसरे की तारीफ करते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालात बहुत खराब है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। जी मुजफ्फर साहब, आपने देखा पूरी तरीके से 2019 की बिसात बिछ गई है। आपके पास महागठबंधन के अलावा कुछ नहीं है और यूपी के अलावा भी आपके पास कुछ नहीं है, कम से कम लोकसभा के लिए। क्या लगता है, सिर्फ सरकार में दबाव बनाने के लिए आप इतनी सीटें लाना चाहते हो ताकि सरकार में आप शामिल हो जाओ? देखिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा खालिद साहब कि ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश जो है वही देश की जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उसको तय करता है। और आप नहीं, पूरा देश इस बात को मानता है कि समाजवादियों का क्या जलवा उत्तर प्रदेश के अंदर। बड़ा सवाल ये है कि जो अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पे सवाल उठ रहा था कि वो बोलते नहीं थे, तो इस पर डॉक्टर लोहिया ने ये कहा था कि जनता की चुनी हुई सरकार का काम बोलना चाहिए। मगर आज के हमारी जो केंद्र की सरकार है केवल बोल बोल के काम चला रही है। आज की जो सरकार है केवल बोल बोल के काम चला रही है। लोहिया जी कहते थे सरकार का काम बोलना चाहिए। ठीक है, सरकार का काम बोलना चाहिए, जनता अपना फैसला सुना देगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर से उस विषय पर बात करने के लिए जहां पर बयानबाजी और निडर होने की बात की जाती है, जहां यह कहा जाता है कि इमरजेंसी के बाद कांग्रेस और भी ज्यादा बदल गई है, या अगर गठबंधन हो भी गया तो हम उसको डिफीट करेंगे, या ये कहना कि जब मैं पीएम था तो मैं मीडिया से बिल्कुल नहीं डरता था। लेकिन जनता के काम कौन करेगा, जनता के मुद्दों पर कौन उठेगा, और 2019 में जनता के मुद्दों पर बात होगी या महागठबंधन, या सिर्फ जज्बाती बातें होंगी, ये बड़ा सवाल है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।